हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथनों को लेके। तो ये कथन वाले प्रश्न जो है, अगर आप हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो आजकल आप देखते होंगे कि कथन वाले प्रश्न जो है सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी चीज़ की परीक्षा दे रहे हो हिंदी की, उसमें ये कथन वाले प्रश्न जो है अधिकतर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप रख लो 5 से 6 क्वेश्चन तो कथन पे आधारित होते हैं, या इससे ज़्यादा 10 प्रश्न रख लेते हैं कि 10 प्रश्न जो है वो कथन वाले आने ही हैं। तो अभी यूपीपीएससी जीडीसी की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, इसके साथ ही एलटी की भी चल रही है, सुपर टेट की चल रही है। तो सभी परीक्षाओं में कथन वाले प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो को आप ज़रूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे जो है पिछले वर्ष के परीक्षाओं में जो कथन वाले प्रश्न आए थे वही सब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्पेशली अभी जो है यूपीपीएससी जीडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है इस पर आए थे कथन वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जिस ग्रंथ में राजा को कीर्ति, विजय, युद्ध तथा वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन मोतीलाल मेनारिया का है। अगला है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। अगला है, सूर का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, परिस्थिति की गंभीरता के अभाव से गोपियों के वियोग में भी वह गंभीरता नहीं दिखाई देती जो सीता के वियोग में है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। ये किसका कथन है? ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला है, सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। किस कवि का कथन है? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला है, केंचुए ने अपने लाखों सालों के अनुभव से कुल यही सीखा है कि रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। किसका कथन है? हरिशंकर परसाई का। अगला है, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र का। अगला है, भावों को स्पष्ट रूप में न कर छाया रूप में प्रस्तुत करना ही छायावाद है। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। अगला है, आत्म साक्षात्कार बहुत आसान है, स्वयं का चरित्र साक्षात्कार अत्यंत कठिन है। किसका कथन है? मुक्ति बोध का। अगला है, यदि लेखन में ताकत है तो आप बिखर नहीं सकते। कथन है मन्नू भंडारी जी का। अगला है, अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो भारतेंदु, पद्माकर, द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। ये कथन है रामविलास शर्मा जी का। अगला है, भारतेंदु सही अर्थ में हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं। ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का। अगला है, मीरा का विद्रोह अंधे के हाथ लगा बटेर नहीं है। मीरा के संदर्भ में ये किसका कथन है? मैनेजर पांडे का। अगला है, भारत का विराट जनवादी आंदोलन जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं उन कनफटे योगियों और वामचारी सिद्धों की प्रेरणा का मोहताज न हो सकता था। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। अगला है, यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर
है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का भव्य वर्णन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? तो जॉर्ज गिरिसन के इतिहास से। अगला है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों में भी नहीं किया गया। तो ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। अगला है, कहानियों की रचना बंगला भाषा में गल्प नाम से चल पड़ी थी। हमारे यहाँ सरस्वती पत्रिका में कहानियों का दर्शन गल्प रूप में मिलता है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, सूरदास जी की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का उद्गार है। किसका कथन है? रामकुमार वर्मा का। अगला है, वैदेही वनवास के सीताराम हाड़ मास के मनुष्य न होकर आर्य समाजी आदर्श के धोखे हैं। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। अगला है, इनकी रचना थोड़े होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं, उसमें कर्कशता और कठोरता नहीं है। शुक्ल का ये कथन किसके लिए है? धर्मदास के लिए। अगला है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। किसका कथन है? मिश्र बंधु का। अगला है, इस ग्रंथ से एक बात तो आभास अवश्य हो गया है, वह यह है कि शिष्ट काव्य में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में ही व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। कथन किस ग्रंथ के विषय में शुक्ल जी ने कहा है? तो ये कथन जो है बीसलदेव रासो के विषय में कहा गया है। अगला है, वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। किसका कथन है? तो ये कथन प्रेमचंद का है। अगला है, नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। कथन है रामविलास शर्मा का। अगला है, नाटक के ऊपर दुख की छाया आदि से अंत तक पड़ी रहती है और उसके मूल में एक करुण चेतना की सुख की तरह छिपी हुई मिलती है। ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। अगला है, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? मुक्तिबोध का। अगला है, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी, वे मुसलमानों को न पराजित कर सकते थे और न अपने धर्म की अवहेलना ही कर सकते थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो ये कथन जो है किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अगला है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और शालग्य है। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। अगला है, सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। कथन है, ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला है, सर्वभूत को आत्मभूत करना काव्य का लक्ष्य है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, शुद्ध साहित्यिक मूल्यों की स्थिति जितनी भ्रामक है उतनी ही भ्रामक है कविता के स्वतः संपूर्ण संसार की सत्ता। ये कथन है नामवर सिंह का। अगला है, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये जो है कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द जो है किस कवि के लिए प्रयोग किया है? तो ये जो है घनानंद के लिए कहा है। अगला है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। ये कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का।
अगला है गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया गया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। ये कथन है रामकुमार वर्मा का। अगला है घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया था। घर में शास्त्र चिंतन था, ना धर्म चिंतन। अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम था, काम। कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। अगला है दूसरों के किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ये कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। अगला है अंधेरों की शक्तियों से जूझने का उपक्रम अपने अपने ढंग से निराला में है, मुक्तिबोध में है, भारती में है। आधुनिक कविता का यह अपने में अपराजय समर है। कथन है तो ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला है कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है वरन मनुष्य के समग्र अनुभवों खंडों को संयोजित किया गया है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला है रहस्यवाद को लेकर जो प्रतीकवादी संप्रदाय यूरोप में खड़ा हुआ उसने परोक्ष विवाद का सहारा लिया। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था जिसको मानवीय चेतना अनुप्रमाणित कर साहित्य बना। ये कथन किसका है? तो ये कथन नामवर सिंह का है। अगला है हिंदी साहित्य में कवियों का विवरणात्मक परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है हमारे विचार से कवि तुलसी की महत्ता सबसे बड़ा आधार उनमें काव्यत्य की व्यापकता एवं गंभीरता दोनों का उचित समन्वय होना है। ये कथन किसका है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी का। अगला है आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है भारतीय काव्यशास्त्र उनका सुदृढ़ दुर्ग है। शुक्ल के संबंध में किस विद्वान का कथन है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है अर्थ स्वारस्य ही कविता का प्राण है। ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर इसमें सुधार चाहता है। ये कथन है रामविलास शर्मा का। अगला है नानक की रचनाओं में एक अत्यंत अहम भावहीन निरीह भक्त का परिचय मिलता है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है अज्ञेय संस्कारी कवि है। ये कथन है बच्चन सिंह का। तो दोस्तों ये थे हमारे 55 महत्वपूर्ण कथन जो कि अलग अलग परीक्षाओं से लिए गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में सबसे अधिक कथन वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।